मैं धीमंत राजेंद्र मोडगरे सर, जो इकोनॉमी के प्राध्यापक है, एम्बस के ऑर्गेनाइजर है, उन्हें विनंती करता हूं कि वो अपना प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। साथियों, एम्बस ने आज ये जो प्रोग्राम लगाया है, इसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बजट 2014-15 एन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स। ये देश के हिस्ट्री में ऐसा सब्जेक्ट जो है पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद लगाया जा रहा है एम्बस की तरफ से, और इसलिए जुलाई महीने के पीरियड में अरुण जेटली जो भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2014-15 का बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, और जब ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो उसके एंडिंग में जब ख़त्म होते वक्त कई लोगों ने अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया था, और दूसरे दिन भी कई लोगों ने इस पर अपना ओपिनियन बड़े पैमाने पर दिया है। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो महाराष्ट्र के अंदर में श्रीकांत जिचकार इसका एनालिसिस करते थे, और अभी जब बीजेपी का गवर्नमेंट है तो नागपुर के देवेंद्र फडणवीस ये इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होने के नाते और एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर के साथ मेरा करीब से संबंध होने की वजह से मैं ये समझ में नहीं पाया कि भारत के जो तमाम लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, और ये जो लोग हैं जो इंटरप्रिटेशन करते हैं बजट ख़त्म होते होते और बजट के दूसरे दिन, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि बगैर डाटा से और बगैर अध्ययन से वो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। क्या वो बजट का सही एनालिसिस करते हैं कि भारत के तमाम बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं? ये इस बात को हमें सीरियसली समझने की ज़रूरत है। ये क्यों समझने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अध्ययन नहीं किया तो ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिला तो शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए एम्बस ने ये जो प्रोग्राम आज लगाया है तो करीब 1 महीने के बाद लगाया है, और 1 महीने का पीरियड ऐसा होता है कि जिसके एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर ने 2014-15 का बजट जो था उसका डिटेल में स्टडी किया, और उस डिटेल में स्टडी करने के बाद में वो इस कंक्लूजन पर आए कि अभी ये समय है कि बजट का जो विश्लेषण है अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के आधार पर किया जा सके, क्योंकि अध्ययन से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर जब यहाँ पे खड़े होंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए ये बजट अरुण जेटली ने अभी जो पेश किया, ये पहली बार भारत का बजट है ऐसा नहीं है। इंडिया आज़ाद होने के पहले भी बजट पेश होता था, और भारत आज़ाद होने के बाद भी बजट पेश किया जाता था और पेश किया जाता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जब आज़ादी के पहले बजट पेश होता था तब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और आज़ादी के बाद में जब पेश होता है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अभी है। भारत कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बना है, इसलिए भारत के संविधान के तहत ये बजट पेश होता है। ये पेश कैसे होना चाहिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है उसमें है। ये वेलफेयर स्टेट आप बनाने के लिए ये बजट पेश होने की ज़रूरत है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट सोशलिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी रखी थी, और बाबा साहब अम्बेडकर केवल स्टेट सोशलिज्म पर नहीं रुके थे, तो स्टेट सोशलिज्म के आगे जाकर एक नई थ्योरी दी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नई थ्योरी दी, और इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और स्टेट सोशलिज्म को और बाबा साहब के तमाम जो अर्थशास्त्र के विचार है उसको मिलाया एम्बस के ऑर्गेनाइजर ने, और एक नई टर्मिनोलॉजी दी। वो टर्मिनोलॉजी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बजट जो पेश होना है उसका एकमात्र प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल्स है जस्टिस एंड इक्विटी का। ये जस्टिस एंड इक्विटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द नेशन, इसके लिए होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल अब्सेंट होता है तो वो बजट कोई कल्याणकारी बजट नहीं होता, और बजट का सेंटर जो होना है वो ह्यूमन सेंटर बजट का होना चाहिए। अब मैं महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताता हूं कि ये जो बजट पेश किया गया, क्या उसमें जस्टिस और इक्विटी का प्रिंसिपल्स है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया? क्या उसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद स्पेशल प्रोटेक्शन जो होना चाहिए हमारे तमाम लोगों को, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे तमाम लोगों को, इसका जस्टिफिकेशन दिया है? ये सारा का सारा एनालिसिस जो है एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर आपके आगे रखेंगे। लेकिन हमारे देश के जो तमाम शेड्यूल कास्ट के इकोनॉमिस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में जो अर्थशास्त्री हुए हैं, ओबीसीज में जो लोग निर्माण हुए हैं, जो खुद को समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज तक अम्बेडकर राइट पर्सपेक्टिव से बजट का किसी ने भी विश्लेषण नहीं किया। मैं समझता हूँ इसका रीजन जो है, वो लोग कैपिटलिज्म के मॉडल को तो जानते हैं, सोशलिज्म के मॉडल को जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के मॉडल को जानते हैं, लेकिन अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स के मॉडल को वो नहीं जानते। इसलिए ये सारा का सारा बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद ये अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स का मॉडल जो है हमारे तमाम लोगों के माइंड से छूट रहा है। अब ये जब ध्यान में आया तो एम्बस ने इसका अध्ययन करना शुरू किया, और जब एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर ने इस मूवमेंट का नेशनल प्लान बनाया, इस मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, एक नए अर्थशास्त्र को डिफाइन किया, एक नए अर्थशास्त्र की थ्योरी रखी। वो नया अर्थशास्त्र दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो नए अर्थशास्त्र का नाम अम्बेडकर राइट अर्थशास्त्र है। और इसलिए अर्थशास्त्र का एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये होता है कि उस देश के तमाम सामाजिक और आर्थिक जो लोग हैं, जो समस्या है, वो सामाजिक आर्थिक समस्या को, सामाजिक आर्थिक जीवन के सत्य को और उनके आर्थिक समस्याओं को उजागर करना, और मानव समाज के कल्याण के लिए समानता के साथ उनकी कैसी वृद्धि और उनका कैसा विकास हो, उनके कल्याण के लिए समाधान देना, ये अर्थशास्त्र का बेसिक उद्देश्य होता है। और अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स का क्या मकसद है? अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स ये न्यू इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ये ह्यूमैनिज्म की थ्योरी है, ये मानवतावाद की थ्योरी है, और ये अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स लोगों के उन्नति एवं उत्कर्ष की बात करता है। ये न्याय, नैतिक, मानव एवं प्रज्ञावंत मानव समाज के व्यवस्था की निर्मिति की बात करता है। लेकिन अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट होने के बाद भी हमारे लोगों से, अम्बेडकर राइट लोगों से, जो शेड्यूल कास्ट के तमाम विद्वान हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के तमाम एकेडमिक्स में विद्वान हैं, उनके हाथ से मिस होना, ये हमारे इंटेलेक्चुअल बैंक करप्सी का ये शो करता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक नया नेतृत्व देश के आगे निर्माण हुआ है। इस नए नेतृत्व ने एक नया क्रिएशन किया है। वो क्रिएशन है, मैं 2-3 क्रिएशन बताता हूँ ताकि हम लोग इसको डिटेल में समझे। वो एक नया क्रिएशन है अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स। ये नया क्रिएशन करने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, इस देश के ही नहीं तो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बाबा साहब के इकोनॉमिक्स को एक कंपाइल किया, एक नई थ्योरी रखी, एक नया अम्बेडकर राइट ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल रखा। ऐसा मॉडल डेवलप करने वाले वो एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर ये देश और दुनिया के पहले व्यक्ति है। दूसरा महत्वपूर्ण उनका क्रिएशन है कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद बहुजन समाज के अंदर में दलित मूवमेंट चले, बहुजन मूवमेंट चले, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए। और फेल क्यों हो गए? तो उन्होंने कहीं रिसर्च किया, काफी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक अम्बेडकरिज्म की थ्योरी रखी। अम्बेडकरिज्म की थ्योरी रखने वाले देश और देश के नहीं
तो दुनिया के पहले व्यक्ति वो विजय मानकर है। एक तीसरी थ्योरी रखे, ये तीसरी थ्योरी ये रखे कि जिस पॉलिसी से इस देश ही नहीं प्रबुद्ध बनेगा तो देश ही नहीं संपूर्ण विश्व प्रबुद्ध बनेगा। इस देश के लोगों का कल्याण नहीं होगा, संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण होगा। उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उस पॉलिसी का क्रिएशन किया, उस पॉलिसी को नाम दिया पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन। और ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी रखने वाले, इस पॉलिसी को सेट करने वाले ये पहले व्यक्ति एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर है। और अभी अभी इलेक्शन होने के बाद में बड़ा महत्वपूर्ण देश में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में काफी बदलाव आया है। ये बदलाव क्यों आया है? तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम जो है, भारत का इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और भारत का इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये 20 पॉइंट एजेंडा एक्शन जो है, चार्टर ऑफ राइट्स एंड डिमांड्स को भेजने वाले पहले व्यक्ति विजय मानकर है, जिन्होंने इस थ्योरी को रखा कि ये भारत के इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब ने जो डेमोक्रेसी की कंसेप्ट रखी, वो डेमोक्रेसी की कंसेप्ट लागू होगी। और आज आपको जो देश में बड़े पैमाने पर कोई ना हो, कोई एक पॉइंट को लेके बोल रहा, कोई दूसरे पॉइंट को लेके बोल रहा, ये सारे का सारा चेंजेस जो है वो चेंजेस लाने वाले इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में एक नई थ्योरी रखने वाले पहले व्यक्ति विजय मानकर है। साथियों, इस बात को अभी हमें समझने की जरूरत है कि अभी पुरानी नेतृत्व जो है समाप्त हुआ है, अब हमें नए नेतृत्व की जरूरत है। और इसलिए 1957 से, यानी लगभग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद से 2007 तक, जब एम्बस का निर्माण होने तक, ये सारा का सारा मोमेंट जो है, सारा का सारा बाबा साहब का अर्थशास्त्र है, वो बजट के विश्लेषण से गायब था। और इसलिए एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर ने पहली बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट और यूनिक प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको सुनने के लिए आए, तो इसलिए मैं एम्बस की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि इस नए नेतृत्व को एक्सेप्ट करें, इस नए नेतृत्व को एक्सेप्ट करके इस नए मोमेंट को ज्वाइन होकर एक नए भारत का निर्माण करें, जो भारत प्रबुद्ध भारत है, एक प्रबुद्ध राष्ट्र है। इसलिए आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भारत में ये जो बजट है, ये बजट केवल कैपिटलिस्ट लोगों को बनाने का जो प्रयत्न हो रहा है, कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, ये मार्केट जो है, ये गॉड मार्केट के तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं। क्यों? ये इसका एक रीजन है कि ये ब्राह्मणिज्म के वजह से हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणिज्म अगर बीमारी है, ब्राह्मणिज्म अगर बीमारी है तो अम्बेडकरिज्म ये मेडिसिन है। ब्राह्मणिज्म अगर बीमारी है तो अम्बेडकरिज्म ये मेडिसिन है, क्योंकि बहुत बड़ी कंसेप्ट जो है, बहुत बड़ा कोड जो है, बहुत बड़ा स्लोगन एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर ने लगाया है। इसलिए मैं आपको समझता हूँ कि आप लोगों के आगे वो रखा। ब्राह्मणिज्म अगर बीमारी है तो अम्बेडकरिज्म ये मेडिसिन है, और अम्बेडकर राइट मूवमेंट ये उसका हॉस्पिटल है। अम्बेडकर राइट मूवमेंट ये उसका हॉस्पिटल है, और अम्बेडकर राइट लोग ये इस बीमारी को दूर करने वाले डॉक्टर है। तो अम्बेडकर राइट लोग ये उस बीमारी को दूर करने वाले डॉक्टर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और ये देश का यूनिक, देश का ही नहीं तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है अम्बेडकर राइट अर्थशास्त्र के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेरा संबंध नेशनल ऑर्गेनाइजर से रहता है, तो ये अम्बेडकर राइट इकोनॉमिक्स को इस तरह से एनालिसिस करने वाले वो देश के नहीं, दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिक्स आज के डेट में लिहाज से है। उसका प्रैक्टिकल आपको जब वो खड़े होंगे यहाँ पर तो वो दिखेगा। आप लोग आए और ये प्रोग्राम को सुनने के लिए जो क्यूरियोसिटी आप लोगों ने दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।